नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 19 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं और इसमें इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ है और टॉपिक क्या है तो कोस्टल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर हम कोस्ट लाइन को देखेंगे, कहाँ पर कितनी लंबी कोस्ट लाइन है। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे 1962.00 मतलब 1962 किलोमीटर इतनी लंबी तटरेखा जो है वो समुद्र से लगी हुई है। गुजरात की तटरेखा कितनी लंबी है तो ये 1214.70 है, यानी 1214.70 किलोमीटर। आंध्र की कितनी है, थोड़ी छोटी है, ये क्रम से चल रहा है, मतलब यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं। तो आंध्र की जो है वो 973.70 किलोमीटर है, तमिलनाडु की 960.90 है, महाराष्ट्र की 1652.60 है, केरला की 569.70 किलोमीटर है। यहाँ अगर आप पॉइंट वाला डाटा नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो जो इसका मेन रिकॉर्ड है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तो 960 भी अगर आप याद करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र का आपने देखा, केरल का देख लीजिए 569.70 है, ओडिशा का कितना है तो ये और कम है 457.00। कर्नाटका की ये सब किलोमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटका की जो कोस्ट लाइन है वो 280 ही है मात्र। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, इसकी 157.50 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की कितनी है 132 है और गोवा की कितनी है 151, पुडुचेरी की 31.60 और दमनदीप जो आप देख रहे हैं नीचे, ठीक है, दमनदीप की कितनी है 27.20। तो कुल मिलाकर ये कितनी होती है, सबको जोड़ दीजिए तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ टोटल करके बताया गया है। ये है 7516.60 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। अब इसी चीज़ को नक्शे पर देखिए। ज्योग्राफी में जब तक आप मैप नहीं देख लेते हैं तब तक काम ठीक नहीं होता है और यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। नीचे का पूरा कोस्टल एरिया दिया है जहाँ पे हम समुद्र को टच करते हैं नीचे से। भारतवर्ष या आप कह लीजिए भारत माता, तो उनके पैरों को धोने वाला ये हिंद महासागर पैर पखारता रहता है। तो नीचे ये हिंद महासागर स्थित है चारों ओर से। इसका अलग अलग हमने भले ही नाम रखा है लेकिन ये है तो इंडियन ओशन। अब इधर से शुरू करते हैं। ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, और यहाँ पे आप कच्छ को देख रहे हैं। कच्छ का रन पूरा नमकीन रेगिस्तान जैसा एरिया है। और इसके बाद काठियावाड़ को आप देखें, ये गुजराती क्षेत्र जो है ना, ये क्रम से आप देखें, ये गल्फ ऑफ कच्छ यहीं पर है। इसे जरा साफ करते हैं। ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, ये है छोटा सा एरिया, छोटी सी वाटर बॉडी। और नीचे है ये आपका काठियावाड़, यहाँ पे दीव है छोटा सा, ये दमन है, ये बहुत बड़े नहीं है। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंभात है, मतलब खंभात की खाड़ी जिसे कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ से कोंकण कोस्ट को देखिएगा। ये पूरा जो एरिया है ना, ये कोंकण कोस्ट का है। कोस्ट लाइन सबमर्जेंस दिखाया गया है। और मालाबार कोस्ट जो है वो जस्ट कोंकण कोस्ट के ठीक नीचे है, मतलब पहले क्या पड़ेगा, कोंकण कोस्ट पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा मालाबार कोस्ट। और यहीं पर है ये वेम्बानद लेक, ठीक है, वेम्बानद झील यहीं नीचे स्थित है। अब इसके दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं, यानी जो ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है। ये तो वेस्टर्न घाट था। दक्कन प्लेटू बीच से ऊंचा है और किनारे किनारे मतलब पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी ढाल है। तो वो जो ढाल है उसको हम घाट कहते हैं, जिससे नदियों के घाट होते हैं। नदियों में उतरने के लिए ढलान होती है, प्राकृतिक ढलान होती है। वो सीढ़ियाँ तो मतलब आदमी बनवाता है, लेकिन जो प्रकृति के द्वारा भी संरचना बनाई जाती है उसमें नीचे की ओर स्लोप होता है। तो वैसे ही यहाँ समुद्र की ओर स्लोप है। तो ये वाला जो स्लोप है ना, मतलब वेस्टर्न पार्ट वाला, ये अपेक्षाकृत ज़्यादा स्टीप है, मतलब तीखा है। और जो ईस्टर्न वाला है ये कटा फटा भी है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ढलान काफ़ी धीमी है। तो इसे देखिए, यहाँ उत्कल कोस्ट है, ठीक, ये उत्कल कोस्ट रहा आपका, ये पिंक कलर से दिखाया गया। और यहीं पर ये चिल्का लेक है उड़ीसा वाली, ये नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। ये पूरा एरिया जो है ना, इसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। ये आंध्र कोस्ट है और नीचे आप कर्नाटक का प्लेन देख रहे हैं कुछ यहाँ पे। और ये रही आपकी पुलिकट लेक, नीचे कोरोमंडल तट और ये कोस्ट लाइन सब इमरजेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से भारत का नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम समुद्र को छूते हैं वो दिखाया गया है। कुछ और अच्छी बातें, जैसे कि मीन सी लेवल जो है अडॉप्टेड बाई सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस, ये रेफरेंस के लिए अडॉप्ट किया गया है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, मुंबई हाई। टेरिटोरियल वाटर इज द एरिया ऑफ सी, ये डिफिनीशन दी हुई है, इसे जरा और छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए, टेरिटोरियल वाटर इज द एरिया ऑफ द सी इमीडिएटली एडजेसेंट टू द शोर ऑफ अ स्टेट एंड सब्जेक्ट टू द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ दैट स्टेट। ये इसकी डिफिनीशन जैसी है। और दिस एरिया इज जनरली 12 नॉटिकल माइल्स। ये जनरली कितना होता है, सामान्य परिस्थितियों में 12 नॉटिकल माइल का होता है। सिमिलरली
एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स इज कंसिडर्ड एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप पढ़ते हैं ना EEZ, तो वो यही होता है। और इसकी रेंज कितनी होती है? 200 नॉटिकल माइल की होती है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि जैसे EEZ है तो उसकी रेंज कितनी होगी। कुछ और बातें, तो इंडिया इज सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड। भारत के पास ये बहुत मजबूत पक्ष है। ये जिस भी देश के पास इस तरह की खूबी होती है ना, जियोग्राफिकल क्वालिटी पाई जाती है कि उसके बड़े एरिया को समुद्र टच करता है, तो उसकी सीमाएं खुली होती हैं, वो किसी के और के भरोसे नहीं होता है। आपने लैंडलॉक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा होगा, तो लैंडलॉक कंट्रीज़ जो होती हैं वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होती हैं, चारों ओर से घिरी हैं, उन्हें कुछ भी मंगाना है या भेजना है या कुछ भी करना है, संसाधनों का ही यूज़ करना है, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जितनी भी सीमा है वो चारों ओर से ज़मीन से घिरी है, ज़मीन दूसरे की। दूसरा चाहेगा तो ही उनके देश में कोई भी चीज़ आ सकती है या वहाँ से जा सकती है। और उसके अलावा समुद्र बहुत सारे खनिजों का भंडार होता है, मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं और भी तमाम चीज़ें निकलती हैं, तो वो सबसे वो वंचित रह जाते हैं। ऐसे देश जो है वो फंसे हुए होते हैं और उनके पास ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। भारत के पास ये चांसेस ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ आप देखें द लेंथ ऑफ इट्स टोटल कोस्ट लाइन, कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है। लेंथ ऑफ इट्स टोटल कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर। इंडियाज कोस्ट लाइन कॉन्सिस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशियन इन साउथ एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। द लेंथ ऑफ मेन लैंड इंडियाज कोस्ट लाइन इज 5422.6 किलोमीटर और ऑफ शोर कितना है, तो वो लंबाई आप देख रहे हैं 2094 किलोमीटर। और ये कुछ एंशियंट डाटा दिया हुआ है कि एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है, मतलब ऐतिहासिक भूगोल, जो प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कुल मिलाकर पुराणों के आधार पे अगर हम देखें, तो ये जो हमारा इंडियन ओशियन है, इसको हम उस जमाने में रत्नाकर कहते थे, यानी रत्नों का भंडार, जेम्स की खान। तो निश्चित तौर पे जो खनिज संसाधन है वो किसी रत्न से कम मूल्यवान थोड़ी ही है। आज के समय में वही सबसे बहुमूल्य चीज़ है, जिस देश के पास है वो संपन्न है और हिंद महासागर में वो भर भर कर है। अब ये अलग बात है कि हिंद महासागर पे अलग अलग देश अपना दबदबा कायम करने के लिए लगे रहते हैं, जैसे चीन है या अन्य देश है, लेकिन पहले ये भारत की ही प्रॉपर्टी हुआ करता था। ये जो पौराणिक इतिहास दिखाया गया है ना, तो पुराण वाले समय में जो पौराणिक काल है, अलग अलग डायनेस्टी पुराणों से जुड़ी हुई हैं, तो उस जमाने में ये पूरा जो समुद्र का एरिया था, इसमें भारतीयों का ही अधिकार चलता था। समुद्र का स्वामी बहुत सारे राजाओं को कहा गया है। ठीक, तो जितने भी संसाधन समुद्र से वो प्राप्त कर सकते थे, हालांकि उस समय इतना ज़्यादा नीचे से कुछ निकालने का सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो उस पूरे अधिकार को अपने पास रखते थे। तो इसे रत्नों की खान कहा गया। और आप जानते ही हैं कि समुद्र मंथन इसी रत्नाकर में हुआ था। पर्वत की मथानी थी और सर्प की रस्सी थी। देवता और दानव जो है वो जूझ रहे थे, मथ रहे थे समुद्र को, और एक एक करके 14 रत्न बाहर आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और एक वेस्ट मटेरियल निकल आता है, हलाहल। और ये जो हलाहल था, इसको महादेव धारण करते हैं। तो ये कहानियाँ हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, इसमें आप जोड़कर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए सिटीज़ एंड देयर लोकेशन। जंजीरा, ये जो जंजीरा आप देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। और सिंधुदुर्ग को देख लीजिए, सिंधुदुर्ग है आपका सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, तो नाम से यहाँ क्लियर है, लेकिन ये है महाराष्ट्र में, स्टेट वाइज आपको पता होना चाहिए। कन्नूर को देखिएगा, कन्नूर कहाँ पे है, ये केरल में पड़ता है, केरल का कन्नूर जिला है। उडुपी जो है ये कर्नाटक में है, उडुपी जिला ही है। और ओरोविले या ओरोविले, ये कहाँ पे है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर, ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जो सीमा है वहाँ कोरोमंडल कोस्ट पर ये स्थित है, कोरोमंडल कोस्ट है। और तूतीकोरिन तो आप जानते हैं कि पोर्ट सिटी है, और इसकी लोकेशन कहाँ है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये कुछ फुटकर जानकारियाँ थी। अब आगे देखिए, यहाँ एक नाम दिया है, और ये नाम किस चीज़ का है, ये तरंगमबाड़ी का नाम है। इतना लंबा आप जो देख रहे हैं, ये एक टाउन है और ये नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लोकेशन वाइज अगर देखें तो ये कोस्ट ऑफ तमिलनाडु है। और पहले के ज़माने में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जिसमें कि यूरोपीय जो है वो भारत में एंटर करते हैं, पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद एक क्रम से आते हैं, तो डेनिश लोग भी आते हैं, आपने सुना है, और ये भी सुनते हैं आपकी जल्दी ही इनका यहाँ से मन उब जाता है, क्योंकि इन्हें मालूम हो जाता है कि ये ज़्यादा फैल नहीं सकते, ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ हावी हो गए। तो ये अपना सारा सामान, जितना भी यहाँ का व्यापार सौदा था, वो सब ब्रिटिशों को बेचकर यहाँ से चलते होते हैं, रवाना हो जाते हैं कि ये वाला क्षेत्र तुम्हारा है, तुम हमसे झगड़ा मत करना। तो इनका ये हाल था। फिलहाल डेनमार्क वाले जब आते हैं ना, तो ये 1620 से लेकर 1845 तक रहते हैं, और इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाए, जैसे कि न्यू जेरूसलम चर्च बनवाया, और इसके अलावा जियोन चर्च बनवाया, इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनवाई। ये सब डेनिश पीपल की देन थी। और बाद में ये उस प्लेस को, मतलब जहाँ भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, उसको छोड़ छाड़ कर 1845 में चले जाते हैं और सब कुछ अपना ब्रिटिशों को बेच देते हैं। तो ये स्थान जो है ये डेनिशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ चर्चा हुई। इसके साथ एक चीज़ और बताई गई है कि द डिवीजन्स अलॉन्ग इंडियाज कोस्ट लाइन इंडिकेट अंडर वाटर कोस्टल रिलीफ कंटूर, दीज शो द डेप्थ ऑफ सी फ्लोर। ठीक है, सी फ्लोर जो है उसकी ये डेप्थ को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। ऑन दिस बेसिस, अब इस आधार पे अगर हम देखें, देयर आर 4 रिलीफ जोन इन सी रीजन। पहला तो कॉन्टिनेंटल कोस्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें डिवीजन किया गया है डेप्थ के आधार पे। तो पहला जो है, वैसे तो समुद्र की जो असली गहराई है वहाँ तक कोई गया ही नहीं,
बस अंदाजा है कि उतना गहरा है। तो कॉन्टिनेंटल कोस्ट है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है, डीप सी प्लेन है और सी थ्रोट है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, और सी बीच जो है उनको भी देख लीजिए। तो पहला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये दीघा है और ये वेस्ट बंगाल में है, सी बीच दे रखे हैं। इसके बाद गोपालपुर है, ये ओडिशा में है, और कलंगुट है, ये आपका गोवा में है। ठीक, ओडिशा में ये वाला था, ये गोवा में है। मैरिना आपका तमिलनाडु में है, कोलावा जो है वो गोवा में है, और यहाँ मंगरोल को आप देख रहे हैं ये गुजरात का है, और बकहाली जो है ये वेस्ट बंगाल का है। इस तरीके से आप जो सी कोस्ट है, सी बीच है, उनको देख रहे हैं। इसके बाद कोरोमंडल कोस्ट जो है उसके बारे में दिया है कि रन्स बिटवीन फॉल्स देवी पॉइंट इन साउथ ईस्ट आंध्र प्रदेश टू द कैप को, यहाँ आप देखें टू द केप कोमोरिन, यहाँ देखें आप इन साउथ कन्याकुमारी। केप कोमोरिन कहाँ पे है, वही कन्याकुमारी वाला जो साउदर्न पॉइंट है, मतलब मेन लैंड का जो साउदर्न पॉइंट है उसकी बात हो रही है। तो वहाँ तक ये फैला हुआ है। कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाई ओशियन वेव टाइड्स और करंट, सुनामी वेव्स एक्सेट्रा। मतलब जो कोस्ट पे इरोजन होता है, लहरें बार बार थपेड़ा मारती हैं और उसकी वजह से तट जो है वो कटता रहता है, मतलब उसमें क्षरण होता रहता है। तो वो इरोजन का प्रोसेस क्यों होता है, उसमें ओशियन वेव्स जिम्मेदार होती है जो कि चलायमान है हमेशा। उसके अलावा टाइड्स आते हैं और सुनामी जो है वो तो सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। तो इस तरह की चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। वेस्टर्न कोस्ट एरिया, यहाँ आप देखें, वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ प्लेन या फ्लैट लैंड विच लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन ओशियन। ठीक, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। अब कोंकण कोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो एक तो राज्य के हिसाब से नहीं, आप सिटी के हिसाब से भी देखें तो मुंबई और गोवा। सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड कर्नाटका कोस्ट एंड साउदर्न पार्ट जो है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें से किधर है। अभी आपने नक्शे में भी देखा है। द ईस्टर्न कोस्टल एरिया हैज़ डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नदियाँ उधर से होते हुए, यानी लगभग मेन लैंड वाला पार्ट, या फिर आप कह लीजिए कि मिडिल एरिया जो है वहाँ से, या कुछ हद तक वेस्टर्न हिस्से को भी छूते हुए वहाँ से उनका ओरिजिन होता है, और वो ढाल जिधर पाती हैं उधर बहती हैं। तो अगर ईस्टवर्ड वो फ्लो करती हैं तो अंत में जाकर वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, और गिरने से पहले उसमें से कुछ जो बड़ी वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो इनका जो डेल्टा है, रिवर्स का जो डेल्टा है, उससे ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है और उपजाऊ भी है। हेंस द ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्ट आर वेरी फर्टाइल। वही अभी आपसे बात की ना कि ये जो है फर्टाइल है, उपजाऊ है। यहाँ पे जब नदियाँ डेल्टा बनाएंगी तो अपने साथ जितना भी एलुवियल डिपॉजिट है वो साथ लेकर चलेंगी और वहाँ पर उड़ेलेंगी। तो एक नई परत ही निर्मित होगी जो कि सॉइल को और नया जीवन देने का काम करेगी। तो द रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरिया फॉलिंग बिटवीन रिवर महानदी एंड रिवर गोदावरी इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार। इसी एरिया को नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी नदियों के बीच में है, तो बिटवीन रिवर महानदी एंड रिवर गोदावरी। द कोरोमंडल कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कृष्णा डेल्टा, ध्यान दीजिएगा कोरोमंडल कोस्ट जो है उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो कृष्णा डेल्टा इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू केप कोमोरिन कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर, जो आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है, वहाँ से लेकर केप कोमोरिन तक फैला हुआ है, यानी कन्याकुमारी मतलब राज्य के हिसाब से तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोस्टल प्लेन्स दिए हुए हैं, जैसे गुजरात का प्लेन है कोंकण। अब इसमें वेस्टर्न कोस्ट का अलग है, ईस्टर्न कोस्ट का अलग है। तो पहले वेस्टर्न कोस्ट का देख लीजिए। गुजरात का प्लेन है, कोंकण कोस्ट का प्लेन है, कर्नाटक का कोस्टल प्लेन है, मालाबार का कोस्टल प्लेन है। और इधर आप आ जाएं तो इसमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में उत्कल का देख रहे हैं, आंध्र का देख रहे हैं, ठीक है। काकीनाडा प्लेन इसको कहा जाता है आंध्र वाले को। तमिलनाडु और केप कोमोरिन वाला हिस्सा भी इसी में अटैच किया गया है। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है उसके बारे में क्या देख सकते हैं। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन ये पूरा फैला हुआ है, यहाँ आप देखें, सूरत टू कन्याकुमारी और खंबात टू केप कोमोरिन बिटवीन अरेबियन सी कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट। इसका जो विस्तार है वो सूरत से लेकर कन्याकुमारी, या आप ऐसे कहें कि जो खंबात की खाड़ी है वहाँ से केप कोमोरिन तक पूरा फैला है, जो अरेबियन सी का कोस्ट है वहाँ पे। वेस्टर्न घाट का एरिया ही है, वो तो हमने पहले ही देखा है। द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ नर्मदा एंड तापी इन गुजरात, ठीक है। नर्मदा और तापी जो नदियां हैं उनका मुहाना जो है गुजरात में, वहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है, मैक्सिमम है, और वो 80 किलोमीटर है। आप जानते ही हैं कि नर्मदा और तापी नदियाँ ये पश्चिम की ओर बहती हैं, वेस्ट वर्ड इनका फ्लो होता है, और अंत में जाकर ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं और अरेबियन सी में गिर जाती हैं। आगे देखते हैं। द रिवर्स फ्लोइंग इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट फ्लोइंग। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं, मतलब यहाँ से होकर बहने वाली नदियाँ होती हैं, वो शॉर्ट होती हैं, मतलब उनका जो विस्तार है, लंबाई है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और स्विफ्ट फ्लो इनमें होता है। इनमें जो फ्लो पाया जाता है वो कैसा होता है, स्विफ्ट होता है। मोस्ट रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा। जब तेज प्रवाह रहेगा तो डेल्टा नहीं बनेगा। जो नदी धीरे धीरे बहती है वो डेल्टा बनाती है। तेज बहेगी तो उसको इतना समय ही नहीं मिलेगा, उतना लंबा रास्ता भी वो नहीं तय करेगी, और उसको उतना समय नहीं मिलेगा, तो वो जल्दी से समुद्र में गिर जाएगी, और तब भी वो एक फर्टाइल एरिया जनरेट करती है जिसको कि कहा जाता है एस्चुरी, जिसकी कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है।
डेल्टा और एस्चुरी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है, मतलब कुछ ओशियन की भी प्रॉपर्टी होती है, कुछ उस रिवर की भी प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों की प्रॉपर्टी मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम वहाँ जनरेट होता है जिसमें कि बहुत तरह की स्पीशीज़ अपना घर बनाकर रहती हैं या फिर अपने रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ आना पसंद करती हैं या माइग्रेशन करती हैं। वहाँ पर माइग्रेशन के भी ज़्यादातर पर्पज़ वही होते हैं, ठीक। तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया होता है तुलनात्मक रूप से जो टेरेस्ट्रियल एरिया है और जो वाटर बॉडी है उसके। तो इसे हमने देखा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बताया गया है, ये खास बात है, इसको देख लीजिएगा कि बैक वाटर आर फाउंड ऑन वेस्ट कोस्ट विच कॉल्ड कयाल इन केरला, वेम्बानद और अष्टमुदी इसी प्रकार की हैं। वेम्बानद झील और अष्टमुदी झील जो है वो केरल वाली किस प्रकार की झील है, कयाल कहलाती हैं। ये बैक वाटर डिपॉजिट होता है। अब आगे चलते हैं, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बैक वाटर की डिफिनीशन दी हुई है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लैगून। ये क्या है, लैगून का एक प्रकार होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड एट माउथ ऑफ रिवर। जो नदी का मुहाना है उसको बालू जाम कर लेता है, तो बालू का जो एक बीच में बैरियर क्रिएट हो जाता है, जैसे नदी का ये ऐसे फ्लो है, बीच में बालू की एक जमावट हो गई, एक परत जमा हो गई, तो उतना पानी जो है उसके लेवल तक जो पानी है वो वहीं पर ठहर जाता है और उससे ऊपर होकर जो ओवरफ्लो करता है वो उस पार निकलकर अंत में समुद्र में चला जाता है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कुछ मात्रा में पानी को रोक लेता है। तो ऐसे जो झील या इस तरह से जो वाटर बॉडी जनरेट होती है उसको लैगून कहा जाता है। अब वेस्टर्न प्लेन को अगर हम डिवाइड करें तो 4 पार्ट इसके होते हैं। एक तो गुजरात का प्लेन है, फिर कोंकण प्लेन है, कन्नड़ प्लेन है जिसको कि कर्नाटका का प्लेन कहा जाता है, मालाबार प्लेन अलग है। तो गुजरात प्लेन जो है ये कोस्टल रीजन गुजरात का जो है उसको पूरा कवर करता है। कोंकण प्लेन जो है वो दमन और गोवा के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। और कन्नड़ प्लेन ये गोवा और मंगलोर के बीच में है। किसके किसके बीच में है, ऐसे प्रश्न आते हैं। मालाबार प्लेन जो है ये मंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में। अब गुजरात प्लेन को एक बार यहाँ ध्यान से देखिएगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम सौराष्ट्र, जो गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत है, वहाँ से लेकर ये सूरत तक फैला हुआ है और इट्स स्लोप इज टुवर्ड्स वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसका जो स्लोप है वो किधर है, वेस्ट में है, और ज़्यादा एग्जैक्टली देखें तो साउथ वेस्ट की तरफ इसका स्लोप हमें दिखाई देता है। इसके बारे में कुछ और अच्छी बातें हैं, जैसे कि इट्स इनर एरिया इज़ फर्टाइल। इसका जो अंदर का पार्ट है वो कैसा है, फर्टाइल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जहाँ भी होगी वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। बट इन कोस्टल एरिया, अब जो किनारे का एरिया है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे खारे पानी वाली स्थिति है, मतलब साल्टी नेचर की जो सॉइल है वो पाई जाती है, मार्शेस पाए जाते हैं, और इस वजह से यहाँ कुछ भी होने से रहा, खारे पानी में या खारी मिट्टी में कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह की स्थिति, ये टाइडल वाटर यहाँ पे आके भरता रहता है, तो ये एरिया फर्टाइल नहीं है। लेकिन इसका जो एक पार्ट है जो कि इनर पार्ट है, आउटर पार्ट मतलब समुद्र से लगा हुआ हिस्सा नहीं, अंदर वाला जो हिस्सा है वो फर्टिलिटी रखता है। द कोस्ट इज सराउंडेड बाई सर क्रीक, कोरी क्रीक, बे ऑफ कच्छ एंड खंबात। मतलब खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इसके अलावा कोरी क्रीक और सर क्रीक से ये घिरा हुआ है। ड्यू टू विच दिस बीच इज लैसिनेटेड, डिवाइडेड इनटू डीप नैरो इरेगुलर सेगमेंट्स। और यहीं पर पाकिस्तान से विवाद भी, जो सर क्रीक वाला हिस्सा है वहाँ पे पाकिस्तान से सीमा विवाद चलता रहता है। भारत उस पर अपना दावा करता है, पाकिस्तान उसको अपना बताता है, लेकिन वो है भारत का। अब इसके बाद आप देखें कोस्टल प्लेन ऑफ कोंकण। तो कोंकण वाला जो है इसका एक्सटेंशन दमन टू गोवा है, इसे हमने देखा था। और देयर इज़ मोर रेनफॉल इन दिस प्लेन, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से ये काफ़ी हद तक, मतलब एक हद तक कह सकते हैं कि फर्टाइल है। कुल मिलाकर यहाँ कुछ फसलें पैदा हो जाती हैं, जैसे कि कुछ बागवानी फसलें हैं, मैंगो है, कोकोनट है, और यहाँ जो ट्रेडिशनल हम लोग फूड ग्रेन जनरेट करते हैं जैसे कि राइस है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे जनरेट होती हैं। मतलब ज़्यादा बरसात हो रही है तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि धान की फसल वहाँ अच्छी होगी, तो पैडी कल्टिवेशन होता है। और द पासेस एट थाल घाट एंड भोर घाट, अभी आपने जब पिछला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे माउंटेन पासेस के बारे में बताया जा रहा था। तो जो साउथ इंडियन पासेस थे उसमें थाल घाट और भोर घाट का नाम आपने सुना था। इनकी सिचुएशन कुछ यहीं पर है, आर सिचुएटेड टू साउथ ईस्ट ऑफ मुंबई एंड गोवा रेस्पेक्टिवली। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द रिवर फ्लोइंग इन दिस प्लेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर पिंजल, नदियों के नाम दिए हैं। इसके अलावा अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोंकण का पूरा कोस्टल एरिया है, मतलब एक कोस्टल प्लेन है, इसमें बहने वाली नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर लगी हुई हैं। तो इसमें पिंजल पहले नंबर पे आता है एकदम नॉर्थ में, उसके बाद बसाक, उसके बाद भोगरावा रिवर है और अंत में आती है जुआरी। तो ये कुछ आपने देखा। अभी इसके बाद जो कोस्टल प्लेन ऑफ मैसूर है, या आप कह लीजिए कोस्टल प्लेन ऑफ कर्नाटक, उसको देख लेते हैं। तो दिस प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू मंगलोर, इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है। और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नैरो है, लेकिन जो साउदर्न पार्ट है वो कुछ हद तक ब्रॉड है या फिर फैला हुआ है। तो इसमें दोनों जो नैरो और वाइडर एरिया है उसको आप देख रहे हैं। ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल, अब यहाँ भी एक्सेस रेनफॉल होता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे यहाँ आप देखें, एंड टेम्परेचर कंपेटिबिलिटी, बेटल नट, इसमें जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है। एक तो बेटल नट यहाँ उगता है, हॉट स्पाइसेस, गरम मसाले। अच्छा, बेटल नट मतलब सुपारी पैदा होती है, बनाना, मैंगो, कोकोनट और राइस तो होगा ही, ये कॉमन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। और ईस्ट साइड ऑफ द स्लोप एंड ऑन स्टीप स्लोप्स, मतलब वेस्ट स्लोप ऑफ द घाट,
प्लांटेशन ऑफ काजू, बनाना और मैंगो, बीटल नट, कहवा भी उगाया जाता है जो ढालू एरिया है। इसके अलावा ब्लैक पेपर का कल्टीवेशन होता है। ये सारे जो प्रोडक्शन है, मतलब वेजिटेबल हैं या फिर इस तरह की जो उत्पाद हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, इन सब का प्रोडक्शन यहाँ से होता है, क्योंकि उपजाऊ जमीन पाई जाती है और कुछ हद तक क्लाइमेट भी अनुकूल होता है। नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ऑफ रिवर, अब यहाँ पे जो नॉर्थ से साउथ रिवर्स का ऑर्डर है उसमें कालिंदी सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद शरावती है, ये क्रम से देखिएगा आप, और नैनावती जो रिवर्स है उनका नाम आता है। मतलब 3 नदियों के नाम दिए, कालिंदी है, शरावती है, नैनावती और नेत्रावती 2 नाम इसके हैं, जिस नाम से आप पुकारना चाहें। तो ये 3 नदियाँ हैं, नॉर्थ से साउथ इनका ऑर्डर है। सबसे नॉर्थ में कौन सी है? कालिंदी है, उसके बाद शरावती है, फिर नैनावती। अब इसके बाद कोस्टल प्लेन ऑफ मालाबार को देखिए, तो इसका एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होता है, उसको पहले ध्यान दीजिएगा। ये मंगलोर से लेकर केप कोमोरिन तक पूरा फैला हुआ है, और इन दिस लॉन्ग एंड नैरो लैगून्स और कयाल आर फाउंड। यहाँ पे जो लॉन्ग और नैरो लैगून होते हैं, लंबे होते हैं लेकिन उनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसे लैगून यहाँ पाए जाते हैं जिनको कि कयाल कहा जाता है, अभी आपने पीछे देखा। और पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन दिस प्लेन, पेरियार इसमें सबसे लंबी है। दिस बीच इज मेड ऑफ, यहाँ आप देखें, मेड ऑफ एलुवियल एंड फाइन लैटेराइट सॉइल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलुवियल सॉइल पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। और द क्लाइमेट हियर इज हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हद तक गर्म है और नमी से युक्त है। द फॉर्म ऑफ रबर, सिनकोना, कॉफ़ी, हॉट स्पाइसेस, पान, कोकोनट, लेमन, अदर फ्रूट्स और रोशा घास जो है, ये सब यहाँ उगाए जाते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े फार्म भी पाए जाते हैं, सामान्य जो फील्ड है वो भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर जो कल्टीवेशन होता है, फसलों के नाम यहाँ दे रखे हैं। टी इज़ ग्रोन ऑन एलिवेटेड स्लोप, इसके जो एलिवेटेड स्लोप है, जो थोड़ा उभार वाले इलाके हैं, ढाल हैं, जहाँ पे पानी रुकता नहीं है, वहाँ पे टी का कल्टीवेशन भी होता है। पैडी और शुगर केन का कल्टीवेशन भी होता है। जो लोअर प्लेन है, जहाँ पानी ठहरता है, नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे। और मेनी मॉलिक्यूलर मिनरल जैसे कि मोनोजाइट है, जिरकन है, ये सब यहाँ से निकाले जाते हैं, उनका यहाँ से खनन होता है। इसके बाद ईस्ट कोस्टल प्लेन को देख लीजिए, तो ये प्लेन जो है, इसका एक्सटेंशन सुवर्णरेखा रिवर, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, इसका एक्सटेंशन अगर देखें तो सुवर्णरेखा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और पूरा ईस्टर्न घाट का जो एरिया है उसको ये कवर करता है। दिस प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने देखा वो वाइडर नहीं था, उसकी जो वाइडनेस थी वो कैसी थी? कम थी। यहाँ पे ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से, मेनली बिकॉज ऑफ डेल्टा फॉर्म बाय रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो डेल्टा की वजह से इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। द नंबर ऑफ पोर्ट्स इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेस देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ पे पोर्ट की अधिकता नहीं है, पोर्ट यहाँ कम पाए जाते हैं तुलनात्मक रूप से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, ये कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो महानदी से लेकर कृष्णा रिवर के बीच में। और कोरोमंडल कोस्ट जो है, ये कृष्णा से लेकर कावेरी के बीच में है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी रिवर्स के बीच में कौन सा है। तो नॉर्दर्न सरकार कहाँ पे है? ये महानदी और कृष्णा के बीच में है। और कोरोमंडल वाला जो है, ये कृष्णा और कावेरी के बीच में। नॉर्दर्न सरकार प्लेन कॉन्सिस्ट ऑफ डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। द प्लेन ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड उत्कल प्लेन। और कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश की जो है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है वो दी हुई है, इन द डेल्टा पार्ट ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इसे कहते हैं डेल्टा लेक। डेल्टा की वजह से, या डेल्टा की जो अवस्थिति है उसकी वजह से ये बनी है, तो इसको कहते हैं डेल्टा लेक। द अदर 2 लेक्स आर लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। चिल्का लेक ओडिशा की, और पुलिकट लेक जो है ये ऑन बॉर्डर ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, ऑन बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दीज 2 आर लैगून्स। ये दोनों कैसी हैं? ये लैगून है। और चिल्का लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट लैगून लेक ऑफ इंडिया। मतलब कुल मिलाकर ये लार्जेस्ट लैगून लेक ऑफ इंडिया है। ये आप याद रखिएगा, चिल्का झील जो है ना, ये सबसे बड़ी लैगून झील है। कुछ और जानकारियां हैं, यहाँ इसको डिवाइड करके देखा गया है, तो 3 इसके सब डिवीज़न निकल आए। पहला जो डिवीज़न है वो उत्कल कोस्टल प्लेन का है, उसके बाद काकीनाडा कोस्टल प्लेन है, ये आंध्र का है, और तमिलनाडु का कोस्टल प्लेन है, ये कोस्टल पार्ट ऑफ कोरोमंडल। पहले उत्कल को देख लीजिए, तो उत्कल वाला जो है, इसे आप देख रहे हैं, ये गंगा के डेल्टा से लेकर, मतलब पूरा इसका जो एक्सटेंशन है उसे देखें तो गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक ये फैला हुआ है। इट इज़ मोर एक्सटेंसिव इन डेल्टा ऑफ महानदी। टाइडल फॉरेस्ट्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कैसे हैं? उनका प्रकार है टाइडल। और जो सॉयल फर्टिलिटी है वो अच्छी खासी है, मतलब एक पर्याप्त जितनी एक फसल को चाहिए होती है। तो राइस और जूट का कल्टीवेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद जो अगली है इसमें वो है कोस्टल प्लेन ऑफ आंध्र एंड काकीनाडा। तो ये वाला कैसा है? मतलब आंध्र और काकीनाडा, या तो आप काकीनाडा वाला प्लेन कहिए या फिर आंध्र का प्लेन कहिए, बात एक ही है। इसका एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो ये पुलिकट लेक से, यहाँ आप देख रहे हैं, इट एक्सटेंड टू द पुलिकट लेक इन कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज़ अ वेल फेड बाई रिवर्स एंड इरीगेटेड सेक्शन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कंप्लीटली फ्लैट एंड फर्टाइल सेडिमेंट। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं इसे भरपूर मात्रा में खिलाती पिलाती रहती हैं, तो ये वेल फेड एरिया है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है उसमें कोकोनट, बनाना, राइस, शुगर केन, जूट, टोबैको, तंबाकू भी उगाया जाता है। कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ऑयल सीड्स जो है
अब इसमें कई प्रकार के ऑयल सीड यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और पल्सेस भी यहाँ ग्रो की जाती हैं और भी तमाम फसलें होती हैं, तो कुल मिलाकर फर्टाइल है तो हम कुछ भी उगा सकते हैं। विशाखापत्तनम, काकीनाडा एंड मसूलीपत्तनम आर द मेजर पोर्ट ऑन दिस कोस्ट। यहाँ जो बड़े बड़े पोर्ट हैं जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल भी है, मतलब इनका पीछे से हम बैकग्राउंड देखते हैं तो उसमें विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मसूलीपत्तनम को आप देख रहे हैं, ये सब यहीं पाए जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा इसका सब डिवीज़न था उसको देख लेते हैं। तो कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु या इसको कहते हैं कोरोमंडल। इस प्लेन का एक्सटेंशन जो है वो पुलिकट लेक से लेकर केप कोमोरिन तक है। ठीक है, पुलिकट लेक से अगर इसको हम पूरा एक्सटेंड करें तो ये केप कोमोरिन तक फैला हुआ है। और नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो द रिवर्स कावेरी, पेन्नार, पालार, वैगई एक्सेट्रा इन द इंटायर कोस्टल प्लेन मेक द इंटायर प्लेन ग्रीन। मतलब ये पूरे जो कोस्टल प्लेन है उसमें फ्लो करती हैं, यहाँ से होकर बहती हैं और ये पूरे प्लेन को ग्रीन, फ्लैट और फर्टाइल बनाकर रखती हैं। नदियाँ जहाँ से भी गुजरती हैं उस क्षेत्र को जिंदा कर देती हैं। वहाँ जो मिट्टी है वो उसमें नई जान आ जाती है, उपजाऊ हो जाती है, हरी भरी वो जगह होती है। तो कुछ ऐसा यहाँ भी है, तो स्पेशली फर्टाइल इसे बनाकर रखती हैं। पैडी, बनाना, शुगर केन और इसके अलावा कोकोनट, ऑयल सीड, फ्रूट्स, बहुत तरह के वेजिटेबल्स का यहाँ प्रोडक्शन होता है। मतलब जो आप चाहें वो उगा सकते हैं, ये फर्टाइल एरिया है। चेन्नई, तूतीकोरिन और नागापट्टिनम ये यहाँ के मेन पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। द गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर पर्ल्स। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो मोतियों के लिए काफ़ी हद तक फेमस है। हालांकि सबसे अच्छी क्वालिटी के जो मोती होते हैं वो तो वेनेजुला से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये गल्फ ऑफ मन्नार से भी जो पर्ल है उनका प्रोडक्शन होता है, मतलब वो यहाँ से निकाले जाते हैं, सीप के अंदर से निकाले जाते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का आपस में कंपैरिजन। तो तुलना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों को एक साइड लिख दीजिए और आपस में देखिए कि इसमें क्या अंतर है। तो इट इज़ नैरोअर एंड मोर ह्यूमिड। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान होते हैं ये कैसे होते हैं? नैरोअर होते हैं, सकरे होते हैं और काफ़ी हद तक इसमें ह्यूमिडिटी होती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये ब्रॉड होते हैं, इनमें नैरो होने की क्वालिटी नहीं पाई जाती है और रिलेटिवली ड्राई होते हैं, तुलनात्मक रूप से सूखे होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सूखे। स्मॉल एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर आर अनेबल टू फॉर्म डेल्टा एंड फॉर्म एस्टुरी। अब यहाँ जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें स्मॉल और फास्ट फ्लोइंग रिवर पाई जाती हैं जो कि छोटे आकार की होती हैं और उनका प्रवाह बहुत तेज होता है, तो ये एस्टुरी को जनरेट करती हैं, डेल्टा नहीं बना पाती हैं। डेल्टा बनाने के लिए उनकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए और उन्हें थोड़ा धीमा बहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे लार्ज रिवर्स पाई जाती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, दक्षिण की लंबी नदियाँ, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो भी डेल्टा बड़े बड़े। देयर आर मेनी लैगून इन द साउदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पे बहुत सारे लैगून इसके साउदर्न पार्ट में पाए जाते हैं और लैगूनों की तादाद जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर कम है तुलनात्मक रूप से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। द वेस्टर्न कोस्ट इज मोर लैसिनेटेड एंड हेंस देयर इज मोर पोर्ट। देयर आर मोर पोर्ट, मतलब यहाँ पे जो बंदरगाहों की तादाद है, पोर्ट्स की तादाद है वो ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से ईस्टर्न कोस्ट के। कटाफटा ये ज़्यादा है, जो वेस्टर्न कोस्ट है ना उसमें कटाव ज़्यादा है और जब कटाव ज़्यादा होगा तो वहाँ पे नेचुरल कंडीशन जनरेट होगी कि पोर्ट बने, तो यहाँ नेचुरल पोर्ट पाए जाते हैं। बाकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यहाँ पे जो लैसिनेशन है वो ज़्यादा नहीं है और इसी वजह से यहाँ बहुत भारी मात्रा में पोर्ट्स नहीं पाए जाते हैं, गिने चुने। इस तरीके से हमने डिफरेंस देखा। अब यहाँ से मोड चेंज करते हैं और थोड़ा सा फिजिक्स को देख लेते हैं। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, अब इसके बारे में देखें ये है क्या। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज। कोई भी सॉलिड चीज़ है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़ते हैं ना तो उसमें 3 स्टेट होती हैं। पहला सॉलिड होता है, उसके बाद लिक्विड, फिर गैस। तो जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब यहाँ ये बताया गया है कि ये सॉलिड, मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टी के हिसाब से हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज। इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप किसी बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी है, हालांकि आइडियल नहीं होनी चाहिए, आइडियल कुछ नहीं होता, तो कोई भी रिजिड बॉडी है उसका अगर आप शेप और साइज चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करना होगा। इफ़ यू स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग बाई gently pulling its end, the length of spring increase slightly. When you leave the end of spring, it regain its original size and shape. होता यह है, जैसे मान लीजिए कोई हेलिकल स्प्रिंग है, उसको आप दोनों सिरा पकड़ के ऐसे खींचते हैं। स्प्रिंग आप देखते हैं ना, ऐसे होता है छल्ला, इसका ये पार्ट पकड़कर आप इधर खींच रहे हैं और ये वाला पार्ट पकड़कर इधर खींच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन फोर्स की वजह से ये फैलेगा, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ देंगे ये वापस अपनी जो एक्चुअल कंडीशन है उसमें लौट आएगा। तो ये स्थिति यहाँ वही बताया गया है, व्हेन यू लीव द एंड ऑफ स्प्रिंग इट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज। तो अब यही समझाने की कोशिश की गई है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब किसी भी सॉलिड का
या किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन करने के लिए कोशिश करे जब उस पर अप्लाइड फोर्स जो है वो रिमूव हो जाए। मतलब उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया उसका शेप और साइज बदलने के लिए, तब तो उसका साइज और शेप जो है वो बदला, लेकिन जैसे ही उसको हटाया गया वैसे ही वो अपने पुराने आकार में लौटने की पूरी कोशिश करे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उस सॉलिड बॉडी की, मतलब रिजिड बॉडी की, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। एंड द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये जो डिफॉर्मेशन है ये क्या कहलाता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। हाउएवर इफ यू अप्लाई फोर्स टू अ लंप ऑफ पुट्टी और मड। अब अगर आप हर सॉलिड चीज़ पे ही अप्लाई नहीं होता है, जैसे आप लंप ऑफ पुट्टी है या फिर लंप ऑफ मड है, मतलब कीचड़ है कुछ, तो उसमें अगर आप ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने प्रीवियस शेप में नहीं लौट पाएगा, मतलब उसके अंदर ऐसी कोई खास टेंडेंसी नहीं पाई जाती है और उसमें जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो क्रिएट हो जाता है। सच सबस्टेंसेज आर कॉल्ड प्लास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। पुट्टी एंड मड आर क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक्स। हालांकि आइडियल ना तो प्लास्टिक कोई चीज़ होती है और ना ही आइडियल इलास्टिक होती है, लेकिन फिर भी एक हद तक अगर वो ज़्यादा उस गुण को प्रदर्शित कर रहा है तो हम कह देते हैं कि ये नियर अबाउट कंप्लीट प्लास्टिक है और ये नियर अबाउट कंप्लीट इलास्टिक। रॉबर्ट हुक के बारे में देखें, ये इंडियन फिजिसिस्ट थे और 1635 से लेकर 703 इनका जीवन काल है। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्रिंग एंड फाउंड दैट द एलोगेशन चेंज इन लेंथ, यहाँ पे लेंथ में चेंज की बात कर रही है, तो प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और लोड। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और लोड, मतलब उस पर जितना फोर्स अप्लाई किया गया है उसके प्रपोर्शनल होता है। और इन 1676 ही प्रेजेंटेड दिस लॉ ऑफ इलास्टिसिटी नाउ कॉल्ड हुक्स लॉ। ये जो लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया, जिसके द्वारा ये बताया गया कि कैसे चीज़ों को खींचा जाता है और वो वापस अपने जो एक्चुअल कंडीशन है, ओरिजिनल स्टेट है, उसमें आने का प्रयास करती है। तो इसी से संबंधित ये नियम है, इसको हुक्स लॉ कहा गया रॉबर्ट हुक के नाम पे। अब यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मैटर आर टू टाइप्स। दो प्रकार के मैटर होते हैं, एक तो परफेक्ट इलास्टिक सबस्टेंस होते हैं, दूसरे परफेक्ट प्लास्टिक होते हैं। अब इसमें असलियत यह है कि ना तो कोई एकदम परफेक्ट इलास्टिक होता है ना कोई परफेक्ट प्लास्टिक होता है। तो मैटर विच रिज्यूम परफेक्टली इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विदड्रॉइंग द अप्लाइड फोर्स, उसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक सबस्टेंस। और परफेक्टली प्लास्टिक सबस्टेंस किसको कहेंगे? मैटर विच डज नॉट रिज्यूम इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विदड्रॉइंग द एक्सटर्नल फोर्स बट डिफॉर्म, यहाँ आप देख रहे हैं, बट डिफॉर्म फॉर एवर, मतलब वो अपनी एक्चुअल स्टेट में वापस लौट ही ना पाए, उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया और उनकी जो स्थिति बिगड़ी सो बिगड़ गई, वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में लौट नहीं पाए, हमेशा हमेशा के लिए उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया। तो ऐसे क्या कहेंगे? ऐसे जो पदार्थ है उनको प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक कहा जाएगा। इन रियलिटी वही बताया गया जो आपको इतनी बार दोहरा कर अभी पीछे कहा गया है। इन रियलिटी नो मैटर इज परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली प्लास्टिक। कोई ना तो परफेक्टली इलास्टिक होता है ना परफेक्टली प्लास्टिक होता है, बट लाइज बिटवीन द लिमिट ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज। लेकिन इन दोनों जो दो प्रॉपर्टी आपने देखी है इनके बीच में लाई करता है। On whole quartz fiber can be considered as perfectly elastic matter and wax is perfectly plastic matter। ऐसा माना गया है कि ये परफेक्ट इलास्टिक है और परफेक्ट प्लास्टिक है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। और यहाँ आप देखें इलास्टिक मॉडुलाई, तो प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट, यहाँ आप देखें प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो यहाँ आप देखें इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइंस। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, ध्यान से देखिएगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? ये रेशियो है असल में, और रेशियो है तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। और इसमें क्या करते हैं, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डिवीजन कर देते हैं और वो जो रेशियो निकालते हैं वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इज फाउंड टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। तो यंग मॉडुलस क्या चीज़ है? यंग मॉडुलस के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट फॉर अ गिवन मटेरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन सेम वेदर द स्ट्रेस इज टेंसिल और कंप्रेसिव। द रेशियो ऑफ टेंसिल, मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है जिसे कि आप सिग्मा से नोट करते हैं, ये जो सिंबल है ना ये सिग्मा है। ग्रीक अल्फ़ाबेट या ग्रीक जो वर्णमाला है उसे आप देखेंगे तो जैसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, वैसे ही ग्रीक अक्षर पाए जाते हैं, उसमें सिग्मा होता है, डेल्टा होता है। अब सिग्मा का ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल में सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, वैसे ही आप लैम्डा बनाते हैं या अल्फा बनाते हैं, गामा बनाते हैं, लैम्डा या डेल्टा बनाते हैं। गामा ऐसे सीधा होता है, लैम्डा ऐसे उल्टा होता है, एप्सिलॉन होता है, तमाम होते हैं, ठीक। तो उसी में से एक है सिग्मा, और सिग्मा से हम इसमें डिनोट कर रहे हैं जो स्ट्रेस है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और इसके बाद जो दूसरा वाला है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से।
और दोनों का आपस में जब हम डिवीजन कर देते हैं यानी दोनों का रेशियो निकाल देते हैं तो वो बन जाता है यंग मॉडुलस, और इसको हम डिनोट करते हैं y से, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब इसके बाद अगला जो है उसको देखते हैं, ये है शेयर मॉडुलस, और रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, तो जी इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस, यानी इसे आप जो शेयरिंग स्ट्रेस है इसको डिनोट करिए सिग्मा एस से, और शेयरिंग स्ट्रेन जो है उसको एप्सिलॉन एस से डिनोट कर दीजिए। दोनों का आप डिवीजन निकाल दीजिए तो जी की जो वैल्यू है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर फार्मूला वही सेम है, पीछे वाला ही, थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन किया गया है, मतलब जो इसके फलन है उन्हें चेंज कर दिया गया है। और बल्क मॉडुलस को देख लीजिए, इसके बाद हम इलास्टिक लिमिट को देखेंगे। तो बल्क मॉडुलस क्या चीज़ है? द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन। जैसा स्ट्रेस रहेगा, जिस प्रवृत्ति का स्ट्रेन रहेगा स्ट्रेस रहेगा, उसी प्रवृत्ति की स्ट्रेन जो है उसमें जनरेट होगी। तो अगर हाइड्रोलिक स्ट्रेस है तो जो उसकी स्ट्रेन होगी वो भी कैसी होगी? हाइड्रोलिक होगी। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो कहलाता है बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। तो यहाँ आप देख रहे हैं रो अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, वी क्या है? वॉल्यूम है। और इलास्टिक लिमिट को देख रहे हैं आप, नीचे इसकी डिफिनीशन दे रखी है। तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको कहा जाता है, जो कि आपके जो स्वरूप को बदलने में काम आ रहा है, मतलब शेप और साइज चेंज कर रहा है, बाय अप्लाइंग ऑन रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी पर आप क्या कर रहे हैं? कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसी की बात हो रही है। इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेंटेन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, मतलब जहाँ तक उस रिजिड बॉडी का इलास्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन रहता है, मतलब वो अपने पुराने आकार में लौट सकती है, वहाँ तक उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है वही उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, और इसी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। डिफरेंट इलास्टिक लिमिट्स आर टू बी फाउंड इन डिफरेंट बॉडीज। अब हर पदार्थ की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है, मतलब सॉलिड ही है तो वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, तो सबके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी बराबर नहीं होती है। कुछ जो है वो बड़े जिद्दी होते हैं, उनको आप कितना भी तोड़िए मरोड़िए वो फिर से अपने आकार में लौट आते हैं ज़्यादातर, और कुछ जो है वो आसानी से अपना रंग बदल देते हैं। तो ऐसे में कुछ में ये जो इलास्टिक लिमिट है ये छोटी होती है, कुछ में अधिक होती है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है इसको आप बाय डिफिनीशन देख लीजिए। तो देखिए स्ट्रेस क्या है? ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द मैटर टू चेंज इट्स शेप और साइज एंड इंटरनल रिएक्शन फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट इज प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एवरी सेक्शन। मतलब किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके हुलिये को बिगाड़ना चाह रहे हैं कि उसकी शक्ल खराब हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि आप ही बल लगाएंगे? वो अपनी ओर से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। तो उसका जो प्रोटेस्ट है, आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन, तो वैसा वाला जो रिएक्शन है उसका जो प्रोटेस्ट है वो आप देखते हैं, और वो विपरीत दिशा में उतना ही बल, प्रतिक्रिया बल आरोपित करता है। और ये जो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स होता है इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसके शेप और साइज को बिगाड़ रहे हैं, तो अंदर से जो फोर्स अप्लाई होता है इस मटेरियल के द्वारा, हर साइड से जहाँ जहाँ इसके ऊपर फोर्स लगा है वहाँ एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, उसी को कहते हैं स्ट्रेस। और इसका इक्वल अमाउंट होता है, मतलब दोनों जो है वो बराबर मात्रा में होते हैं। अगर बराबर मात्रा में रहेंगे तो शेप बिगड़ेगा नहीं, अगर इसमें से कोई एक कमज़ोर पड़ेगा तो शेप में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा होता है। ठीक, अब इसमें आप देखें, दिस फोर्स ट्राइज टू रिज्यूम अ नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज़ नोन एज स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्टेट में उसको रखने की कोशिश करता है और इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और इफ फोर्स F इज अप्लाइड वर्टिकली ऑन ट्रांसवर्स सेक्शन विद एरिया A, कैपिटल A ऑफ मैटर, देन स्ट्रेस, अब यहाँ पे इसका फार्मूला अगर हम डिराइव करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। और इसकी SI यूनिट तब क्या हो जाएगी? तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी। स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसके बारे में डिफिनीशन पहले देख लीजिए। व्हेन द शेप और साइज ऑफ अ मैटर इज चेंज बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज स्ट्रेन। मान लीजिए, अब ये तो हमने देखा कि स्ट्रेस जो है वो शेप और साइज को बिगड़ने नहीं देना चाहता है, लेकिन बाहर वाला फोर्स अगर हावी हो गया तो उसमें क्या होगा? शेप और साइज में चेंज आएगा। और स्थायी रूप से जो चेंज आ जाता है, मतलब उसमें स्थायी रूप से कोई गड़बड़ी आ जाती है, बाहर से आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उसके स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया, तो ये जो है ये स्ट्रेन कहलाता है। और ये भी एक रेशियो होता है, मतलब इसमें भी हम जब रेशियो निकालते हैं तो ही हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होती है, तो इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ऊपर और नीचे की अगर क्वांटिटी एक जैसी है तो उनका जो आपस में यूनिट होगा वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी कोई फाइनल यूनिट बनेगी नहीं। अब स्ट्रेन जो है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है, शेयरिंग होता है, मतलब शेप स्ट्रेन भी कहा जाता है, और वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। थोड़ा सा करंट अफेयर को देख लीजिए। तो करंट अफेयर में डिफेंस इवेंट दिया हुआ है, वेन्यू दिया है और डिटेल दे रखा है। इसमें भारत श्रीलंका का जो बाईलेटरल ये मैरीटाइम एक्सरसाइज था जिसे कि स्लिनेक्स कहा गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में संपन्न होता है और ये 9th एडिशन था। ध्यान दीजिएगा, ये जो एडिशन है ना इस एक्सरसाइज का, ये 9th है और श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये बाईलेटरल प्रकार से होता है।
अब इसका जो इसे कंडक्ट करने की तारीख है वो 7 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 थी। विशाखापत्तनम में से कंडक्ट किया गया। तो इसमें वेन्यू आपको पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए और ये कौन सा एडिशन था ये मालूम होना चाहिए। किन 2 देशों के बीच में है ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्लिनेक्स जो है वो क्या है, मतलब ये द्विपक्षीय अभ्यास है तो ये किसके किसके बीच में। इसके बाद एक्सरसाइज वायु शक्ति को देख रहे हैं आप। तो ये जो एक्सरसाइज वायु शक्ति है ये यूक्रेन वाला जो संकट आजकल फैला हुआ है, अब तो परमाणु युद्ध का ऊपर से खतरा मंडरा रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। तो यूक्रेन का जो गहराता संकट है उसके बीच में इंडियन एयरफोर्स वहाँ फंसे अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि अभ्यास वायु शक्ति जो है उसको स्थगित करने का फैसला ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया, मतलब ये कैंसिल करने की का फैसला किया गया। और पहले क्या था, इसको तय किया गया था कि राजस्थान का जो पोखरण है वहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो परिस्थितियाँ गंभीर हैं इसलिए टाल दिया गया। इसके बाद अगला है यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का जो सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल, ये सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण होता है चेन्नई में। और जो इंडियन नेवी है यहाँ आप देख रहे हैं, इंडियन नेवी सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस, यहाँ आप देख रहे हैं लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई ऑन 5 मार्च 2022। तो ये एक अचीवमेंट है। इसके बाद इंडियन कोस्टल गार्ड शिप सक्षम, यहाँ आप देख रहे हैं सक्षम कमीशनड। ये जो ICGS शिप है, सक्षम नाम है इसका, ये गोवा में कमीशनड होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम हैज़ बीन कमीशनड रिसेंटली बाय डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार, और दिस इज अ 5th शिप इन सीरीज ऑफ 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल क्लास इन गोवा। ये अपने तरह की श्रेणी की, मतलब जो ऑफशोर वेसल है उसके मामले में ये 5वें नंबर की शिप है। और फर्स्ट 4 जो है वो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट 4 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मतलब पहले के जो 4 हैं वो 2020 का जो समय था उससे पहले ही चालू किए जा चुके हैं। उसमें ICGS सचेत है, ये पहला है, उसके बाद सुजीत है, फिर सार्थक है, उसके बाद सजग है, और ये 5वें नंबर का है जिसे कहा गया सक्षम। अगला जो मैटर है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसको लामितीये कहा गया। ये सेशल्स में हुआ है, ठीक है, लामितीये 2022 इसका नाम है। सेशल्स में ये संपन्न हुआ और भारतीय सेना और जो सेशल्स के सुरक्षा बल है, मतलब जिसे SDF कहा जाता है, उसके बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। लामितीये इसका नाम था, तो पूछा जाता है लामितीये का संबंध किससे है। ये 9th एडिशन था जो कि 22 से लेकर 31 मार्च तक संपन्न होता है, और सेशल्स में जो सेशल्स रक्षा एकेडमी है वहाँ पे इसका आयोजन होता है। इसके बाद आप आगे देखें, ये दस्तलिक है, दस्तलिक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान में होती है। ये 3rd एडिशन था इसका, मतलब ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है तो इसका 3rd एडिशन था, और ये इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में होती है। इसका जो कंडक्शन है वो कब होता है, 22 से लेकर 31 मार्च 2022। और स्थान कौन सा था, तो ये यांगी यारिक उज्बेकिस्तान की जो जगह है वहाँ पे आयोजित की जाती है। और इसका जो लास्ट एडिशन था वो मार्च 2021 में आयोजित किया गया था। पिछले वाले की बात की जा रही है, और वो इंडिया में हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें नॉर्थ कोरिया टेस्ट वासोंग 17 मिसाइल, वासोंग 17 मिसाइल का ये परीक्षण करते हैं। और इसके बारे में खास बात क्या है कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में है, और इस प्रकार की मिसाइल के बारे में नॉर्थ कोरिया जो है वो सक्षम है। दिस मिसाइल कैन पोटेंशियली डिलीवर अ न्यूक्लियर वार हेड टू एनी यूनाइटेड स्टेट लोकेशन, मतलब अब यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसकी रेंज में आ गया है, वो कहीं भी इसे ड्रॉप कर सकता है इसकी सहायता से। इसकी प्रक्षेपण शक्ति अच्छी खासी है। दिस मिसाइल इज द बिगेस्ट ICBM एवर डेवलप्ड। दिस मिसाइल इज बीइंग नेम्ड यहाँ आप देख रहे हैं मॉन्स्टर मिसाइल बाई एनालिस्ट। जो इसके एनालिस्ट हैं उनके द्वारा इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा गया है। उसकी प्रक्षेपण क्षमता, जो उसकी पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग इसको मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ तक हमने देखा, और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।